दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला के ठीक इसी स्थान पर आज से 52 वर्ष पहले एक हवाई जहाज सीधा पहाड़ से जा टकराया था। हैरानी की बात यह थी कि टकराने के तुरंत बाद वो विमान मानो कहीं गायब हो गया। ये दक्षिण अमेरिका की 8,900 किलोमीटर लंबी एंडीज पर्वत श्रृंखला है, जहां 15,000 फीट ऊंचे पहाड़, असहनीय ठंड और खामोशी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। कई दिनों तक जब न विमान का मलबा मिला और न ही कोई मृत शरीर, तो प्रशासन के सामने ये बात स्पष्ट हो गई कि अब कोई यात्री जीवित नहीं बचा होगा। इसलिए उन्होंने खोज अभियान बंद करने की घोषणा कर दी। समाचार चैनलों और अखबारों में कुछ दिनों तक इस विमान दुर्घटना की चर्चा होती रही और फिर धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। लोग इस हादसे को लगभग भूल चुके थे। लेकिन इस हादसे के लगभग 2.5 महीने बाद, सही तौर पर 72 दिनों बाद, प्रशासन को गायब हुए विमान की ओर से एक संदेश प्राप्त हुआ। दोस्तों, ये था उरुग्वे एयरफोर्स की फ्लाइट 571, जिसने वास्तविक जीवन में एक चमत्कार कर इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। 12 अक्टूबर 1972 को ये उड़ान उरुग्वे की राजधानी मॉन्टेविडियो से उड़ी। विमान में रग्बी टीम के खिलाड़ी थे, जिन्हें मॉन्टेविडियो से चिली की राजधानी सैंटियागो मैच खेलने जाना था। रग्बी खिलाड़ियों समेत विमान में कुल 40 यात्री और 5 क्रू सदस्य मौजूद थे। टेक ऑफ के बाद विमान अभी अर्जेंटीना के ऊपर ही पहुंचा था कि अचानक मौसम खराब हो गया, जिसके कारण उन्हें अर्जेंटीना के शहर मेंडोजा में लैंड करना पड़ा। पायलट ने यह निर्णय इसलिए लिया क्योंकि अर्जेंटीना और चिले के बीच स्थित दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला एंडीज दीवार की तरह सामने खड़ी है। यहाँ के बर्फीले बेहद ऊंचे पहाड़ वैसे ही खतरनाक हैं और खराब मौसम में इनके ऊपर से उड़ान भरना जोखिम भरा था। योजना ये थी कि एक रात मेंडोजा में रोककर अगले दिन मौसम ठीक होने पर एंडीज को पार किया जाएगा। पर उन्हें क्या पता था कि अगले ही दिन उन पर कैसी भयावह मुसीबत टूटने वाली है। अगले दिन यानी शुक्रवार 13 अक्टूबर को फ्लाइट 571 ने मेंडोजा से दोबारा उड़ान भरी। मानचित्र पर देखें तो मेंडोजा और गंतव्य सैंटियागो के बीच केवल 180 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन इन 180 किलोमीटर में केवल बर्फ से लदी 15,000 फीट ऊंची एंडीज की चोटियां हैं। इसलिए विमान का रूट ऐसा बनाया गया कि पहले ये मेंडोजा के दक्षिण की ओर जाएगा, ऊंचाई प्राप्त करेगा, फिर प्लांचॉन पास पहुंचकर एंडीज की ओर मुड़ेगा, पहाड़ पार करेगा, फिर चिली के शहर कुरिको की ओर मुड़कर सीधे सैंटियागो में लैंड करेगा। फ्लाइट 571 के पायलट ने इस रूट पर लगभग 50 उड़ानें पहले भी भरी थीं, इसलिए उन्हें अपने अनुभव पर पूरा भरोसा था। मेंडोजा से टेक ऑफ करते ही योजना के अनुसार विमान दक्षिण दिशा में बढ़ने लगा। ऊंचाई प्राप्त करते समय पायलट ने देखा कि मोटी बादलों की परत ने नीचे का पूरा दृश्य ढक दिया है। इस स्थिति में पायलट ने कंट्रोल टावर से संपर्क बना लिया ताकि वे राडार से लोकेशन देखते रहें और रेडियो के माध्यम से लगातार उन्हें मार्गदर्शन देते रहें। कंट्रोल टावर के अलावा पायलट अपनी अनुमानित स्थिति जानने के लिए एक और तरीका भी इस्तेमाल कर सकते थे। इसमें विमान की आखिरी ज्ञात लोकेशन, उसकी गति यानी स्पीड और दिशा के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि विमान इस वक्त कहां होगा। विमानन की भाषा में इसे डेड रेकनिंग कहा जाता है। जैसे ही फ्लाइट 571 प्लांचॉन पास के समानांतर पहुंची, उन्होंने दाहिने दिशा में मोड़ लिया। अब विमान 18,000 फीट की ऊंचाई पर एंडीज पर्वतों के ऊपर उड़ रहा था। ऊपर नीला आसमान, नीचे सफेद बादलों का समुद्र, दृश्य शांत था, पर असल खतरा छुपा था। अब पायलट पूरी तरह सैंटियागो एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर निर्भर थे। जब वे प्लांचॉन पास के निकट पहुंचे तो फ्लाइट 571 राडार से गायब हो गई। ये पर्वत वाले क्षेत्र में सामान्य था क्योंकि ऊंचे पहाड़ राडार सिग्नल को रोक देते हैं। इस समय को पायलट ने डेड रेकनिंग से अपनी लोकेशन निकाली और लगभग 3:32 पर सैंटियागो कंट्रोल टावर को रेडियो संदेश भेजा कि हम 1 मिनट बाद चिली के शहर कुरिको के ऊपर होंगे, उतरने की अनुमति चाहिए। सामान्य स्थिति में प्लांचॉन पास से कुरिको तक पहुंचने में 11 मिनट लगते हैं, लेकिन उन्होंने दावा किया कि वे सिर्फ 3 मिनट में वहां पहुंच गए। कंट्रोल टावर को यह बात असामान्य लगी, पर क्योंकि राडार से विमान दिख नहीं रहा था और वे पायलट की ही जानकारी पर निर्भर थे, उन्होंने उतरने की यानी ऊंचाई कम करने की अनुमति दे दी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि को पायलट की लोकेशन कैलकुलेशन गलत थी। वास्तव में विमान अभी भी एंडीज पहाड़ों के ऊपर ही था, जबकि पायलट समझ रहे थे कि वे चिले के शहरों के पास पहुंच चुके हैं, यानी एक भयानक दुर्घटना उनका इंतजार कर रही थी।
अनुमति मिलते ही पायलट ने विमान को दाहिने मोड़ा और ऊंचाई घटानी शुरू कर दी। पहले उन्हें कुछ टर्बुलेंसेस महसूस हुए। जैसे ही विमान सफेद बादलों की परत को पार करके नीचे आया, वे हैरान रह गए। उनके सामने एक विशाल बर्फीला पहाड़ खड़ा था। यही पायलट को पहली बार समझ आया कि वे अभी भी एंडीज के भीतर ही हैं। उन्होंने तुरंत विमान की नाक ऊपर उठाकर ऊंचाई बढ़ाने की कोशिश की, पूरी ताकत लगा दी, पर बहुत देर हो चुकी थी। फ्लाइट 571 की टेल पहाड़ की चोटी से टकराकर अलग हो गई। ये पहाड़ पूरी तरह बर्फ से ढका था। टेल टूटते ही विमान के पिछले हिस्से के यात्री हवा में उछलते हुए बाहर गिर पड़े। अब विमान बिना टेल और बिना विंग्स के बर्फीली ढलान पर तेजी से फिसलता हुआ नीचे आया और काफी दूरी पर जाकर रुक गया। इस भयानक टक्कर में 12 यात्री मौके पर ही मारे गए, खासतौर पर वे जो विमान के पीछे बैठे थे। चमत्कारिक रूप से विमान के फ्यूजलाज में 33 यात्री जीवित बच गए थे, पर सभी गंभीर रूप से घायल थे। पीछे का हिस्सा खुला होने के कारण अंदर तेजी से बर्फीली हवा घुस रही थी। तापमान -30 डिग्री सेल्सियस था। जहां तक नजर जाती बस अंतहीन सफेद बर्फ के पहाड़। लेकिन पहला काम था मृत साथियों के शरीरों को बर्फ में दफनाना। उधर चिले प्रशासन को विमान दुर्घटना की सूचना मिल गई थी। उन्हें लगा विमान चिले में गिरा है, जबकि असल में वो अर्जेंटीना की ओर था। 4 एयरक्राफ्ट तुरंत खोज अभियान में जुट गए। सुबह से शाम तक क्षेत्र की तलाशी की गई, पर ना मलबा मिला और ना ही कोई जीवन का संकेत। बर्फ सब कुछ एक जैसा सफेद और चमकदार बनाकर छुपा रही थी। कुछ दिनों बाद उरुग्वे और अर्जेंटीना भी खोज में शामिल हो गए। कुल 11 विमान तलाश में लगे थे। कई बार खोजी विमान उसे क्षेत्र के ऊपर से गुजरे जहां ये जीवित लोग थे, लेकिन उनकी मदद की पुकार, संकेत, चीख सब बेकार गई। दूर से वे बर्फ के टीलों जैसे ही लगे। कुछ सामानों में लिपस्टिक मिली, उससे उन्होंने फ्यूजलाज पर बड़े अक्षरों में SOS लिखा। लगेज बैग खोलकर बर्फ पर क्रॉस बनाया ताकि ऊपर से दिख सके, पर फिर भी कोई विमान उन्हें देख नहीं पाया। 10 दिन तक खोज चलने के बाद 21 अक्टूबर 1972 को सभी यात्रियों को मृत घोषित कर दिया गया। सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया। क्रैश के 11वें दिन दुर्घटना स्थल पर मौजूद यात्रियों ने कॉकपिट में एक रेडियो खोजा। बहुत कोशिशों के बाद उन्होंने उसे ट्यून किया और तब जो खबर मिली उसने सबको अंदर से तोड़ दिया। सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। जीवित मिलने की कोई उम्मीद नहीं। ये सुनते ही सबकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। जहां वो पहले ही भयानक हालात में थे, अब मानसिक रूप से भी पूरी तरह टूट चुके थे। पहले ही हफ्ते में चोटों और ठंड की वजह से 5 और यात्री मर गए। अब जिंदा बचे सिर्फ 28 यात्री। उन्होंने विमान के मलबे और बचे सामान से फ्यूजलाज को बंद कर लिया ताकि ठंड अंदर ना आए, और कॉकपिट के प्लास्टिक वाइजर को काटकर चश्मे बनाए ताकि बर्फ से प्रतिबिंबित रोशनी से आंखें बच सकें। सीट कवर्स को सिलकर गर्म कपड़े और सीट के कुशन से स्नो शूज तक बना लिए। अब खाने को क्या था? सभी के पास मात्र 8 चॉकलेट बार, 3 जैम के जार, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट और कुछ पानी की बोतलें। पहला हफ्ता उन्होंने इन्हें बहुत सावधानी से बांटकर किसी तरह खा लिया, लेकिन जब ये भी खत्म होने लगा तो भूख ने उन्हें पागल कर दिया। उन्होंने कपड़े कॉटन तक चबाकर देखा, पर इससे उल्टा वे बीमार पड़ने लगे। चारों तरफ सिर्फ बर्फ, कोई जानवर, घास, पेड़ कुछ नहीं। धीरे धीरे वजन घटकर कई लोगों का 40 किलो से भी कम रह गया। हर पल मौत सामने थी। आखिरकार जब कोई रास्ता नहीं बचा, उन्होंने मृत साथियों के शरीर खाने का कठोर निर्णय लिया। यह फैसला बेहद दर्दनाक था, पर भूख और जीवित रहने की इच्छा ने उन्हें मजबूर कर दिया। 29 अक्टूबर क्रैश के 17 दिन बाद रात को अचानक भयंकर एवलांच आया। बर्फ का पहाड़ जैसे टूटकर फ्यूजलाज पर गिर पड़ा। कुछ ही सेकंड में पूरा विमान का अंदरूनी हिस्सा बर्फ से भर गया। इस हादसे में 9 और लोग मर गए। अब 19 ही बचे। जो भी ताकत थी उन्होंने बर्फ हटाने में लगा दी। किसी तरह सांस लेने भर जगह बनाई। दिन गुजरते रहे, शरीर गल रहे थे, हिम्मत जवाब दे रही थी। 60वें दिन यानी 12 दिसंबर तक 3 और मर गए। अब बस 16 लोग बचे थे। उनके सामने 2 ही रास्ते थे, यहीं बैठे मौत का इंतजार करें या हिम्मत करके इस बर्फीले नर्क से निकलने की कोशिश करें। उन्होंने दूसरा चुना। 12 दिसंबर 1972 3 रग्बी खिलाड़ी पराडो, कैनिसा और विजेंटीन ने पश्चिम दिशा के ऊंचे पर्वत को पार करने का फैसला किया।
उम्मीद थी कि दूसरी तरफ शायद हरियाली होगी, लोग होंगे, मदद होगी। ना उपकरण, ना अनुभव, तापमान -30°C, पर हिम्मत अटूट। उन्होंने सीटों से बनाए स्लीपिंग बैग, कपड़ों से गर्म परतें बनाई और चल पड़े मौत को ठोकर मारकर जीवन ढूंढने। लगातार 3 दिन चढ़ाई के बाद जब वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे और दूसरी तरफ देखा, उधर भी अनंत बर्फ ही बर्फ, न जंगल न कोई गांव। विजेंटीन वापस लौट गया, लेकिन पराडो और कैनिसा आगे बढ़ते रहे। 10 दिनों तक बर्फ, भूख, दर्द, घाव सहते हुए उन्होंने 61 किलोमीटर पैदल सफर किया। आखिर एक हरे घाटी में पहुंचे। वहां पर हरियाली थी, जानवर थे, नदी बह रही थी। उन्होंने नदी से पानी पिया, तभी सामने नदी के पार एक आदमी घोड़े पर दिखा। शोर इतना था कि आवाज नहीं पहुंच रही थी, तो उस आदमी ने कागज व पेन पत्थर में बांधकर उनकी ओर फेंका। उन्होंने अपने बारे में सब लिखा और वापस फेंका। वो आदमी तेजी से घोड़ा दौड़ाता हुआ चिली अधिकारियों तक पहुंचा। पहले तो यकीन ही नहीं हुआ कि 72 दिन बाद कोई जीवित कैसे हो सकता है, पर जांच के बाद तुरंत रेस्क्यू टीम भेजी गई। पहले पराडो और कैनेसा को बचाया गया, उनका इलाज हुआ, बयान लिया गया। फिर 27 दिसंबर 1972 यानी क्रैश के पूरा 72 दिन बाद 3 हेलीकॉप्टर उनकी बताई लोकेशन पर पहुंचे। वो स्थान देखकर पायलट भी दंग रह गए। ऐसे पहाड़ों को बिना उपकरण चढ़ना इंसान से परे था। सभी बचे यात्रियों को बचा लिया गया। मृत साथियों को वहीं बड़ी कब्र बनाकर दफनाया गया। कब्र पर पत्थरों का मेमोरियल बनाया गया, जो आज भी वहीं मौजूद है। ये स्थान और ये कहानी हमेशा याद दिलाती है कि अगर इंसान हिम्मत न हारे तो मौत से भी जीत सकता है।